शॉक ये एक ऐसी डिसीज़ कंडीशन है जो अगर पेशेंट को हो गई और हम अगर उसे डायग्नोज नहीं कर पाए या मैनेज नहीं कर पाए तो आप समझ लीजिए कि पेशेंट की जो मौत है वो पक्की है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शॉक ये डिसीज़ कंडीशन की, जो बहुत ही एक डेंजरस कंडीशन है। और एक साइंटिस्ट थे जॉन कोलिन्स वैरन, उन्हें जब पूछा गया कि आप शॉक किसे कहेंगे तो उन्होंने कहा था कि इट इज़ अ मोमेंटरी पॉज इन द एक्ट ऑफ डेथ। ये वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो शॉक है ये कितनी खतरनाक कंडीशन है और इसे जानना हमें कितना ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, फंडा मेडिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और आज हम जानने वाले हैं शॉक के बारे में। हम कोई इलेक्ट्रिक शॉक या कोई इमोशनल शॉक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, तो हम जानने वाले हैं सर्कुलेटरी शॉक के बारे में, जिसे सर्कुलेटरी कोलैप्स भी कहते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप पहले ही लाइक कर दीजिए और ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब ये जो शॉक है इसकी अगर हमने डेफिनेशन देखी तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ऐसी आती है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ मल्टी सिस्टम ऑर्गन हाइपोपरफ्यूजन लीडिंग टू टिश्यू हाइपोक्सिया, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेटरी कैस्केड एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। अब ये जो डेफिनेशन है हम इसे अच्छे से समझते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे मल्टी सिस्टम ऑर्गन हाइपोपरफ्यूजन। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स है उसका हाइपोपरफ्यूजन होता है, मतलब उसका जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है। और मल्टी सिस्टम मतलब कोई एक ही ऑर्गन का नहीं, बहुत सारे हमारे बॉडी में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है जैसे किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गन्स है उनका एक साथ हाइपोपरफ्यूजन होता है। और ये हाइपोपरफ्यूजन होने के कारण फिर क्या होता है कि टिश्यू हाइपोक्सिया होता है। हमें पता है कि ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ तक पहुंचता है। अगर ब्लड सप्लाई ही अगर कम हो गया तो टिश्यू हाइपोक्सिया होगा और हाइपोक्सिया के कारण उसके बाद फिर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू होगा और उसके बाद इन्फ्लेमेटरी कैस्केड होगा और अल्टीमेटली ऑर्गन डिसफंक्शन होगा। मतलब जो ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे फेल होना शुरू होंगे। तो दोस्तों अब ये जो शॉक है वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन का एक टॉपिक है, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ इसका एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो शॉक है वो अलग अलग टाइप्स का होता है और उसके हिसाब से अलग अलग पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ साइंस रहती है वो सब टाइप के जो शॉक्स है उसमें कॉमन रहती है। तो वो क्या है, तो हमें पता है कि इसमें पेशेंट का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, मतलब उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर। दूसरा इसका जो साइन है वो है कि टेकिपनिया, क्योंकि ये जो पेशेंट है उसमें अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होने के कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है और फिर ये जो एसिडोसिस है ये करेक्ट करने के लिए हमारी जो लंग्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाता है और वो बाहर फेंकने के लिए फिर हम लंबी लंबी और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं और इसे ही कहते हैं टेकिपनिया। तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंट साइन है वो है ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। मतलब जो पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है वो नॉर्मल नहीं रहता, वो इरिटेबल हो सकता है, वो कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो सकता है। वो क्यों होता है, क्योंकि सब जो ऑर्गन्स है उसमें ओवरऑल ब्लड सप्लाई कम हो रहा है और अगर ब्रेन में अगर ब्लड सप्लाई कम हो गया तो हमें पेशेंट में ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस दिखता है। चौथा इसका इंपॉर्टेंट साइन है कि डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, क्योंकि किडनी को ब्लड फ्लो कम हो रहा है इसलिए वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है वो कम हो रहा है और इसके कारण फिर यूरिन आउटपुट जो है वो कम होता है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट साइन है ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हमको दिखता है कि वो है कि इंक्रीज्ड लैक्टिक एसिड। अभी लैक्टिक एसिड क्यों बढ़ता है, क्योंकि अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। तो दोस्तों इसके सिवाय और भी दो साइन हैं, जैसे एक है टेकिकार्डिया और एक है कोल्ड क्लेमी स्किन। तो दोस्तों अब ये जो टेकिकार्डिया है ये भी मोस्ट पेशेंट्स में दिखता है, लेकिन कभी कभी कोई हार्ट के पेशेंट्स है, जैसे हार्ट ब्लॉक के पेशेंट है या जिन्हें कोई ऐसे बीटा ब्लॉकर टाइप की दवाई चालू है, तो उनमें ये टेकिकार्डिया दिख भी नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको अलग मतलब ग्रीन कलर में लिखा है। उसी प्रकार कोल्ड क्लेमी स्किन, ये भी जो है कोल्ड क्लेमी स्किन ये भी बहुत सारे पेशेंट्स में दिखती है, लेकिन कुछ टाइप के जो शॉक्स है जैसे सेप्टिक शॉक है उसमें स्किन वार्म भी रह सकती है, तो इसलिए मैंने ये जो दो साइन है वो अलग लिखी है। लेकिन ये जो 5 साइन है, लो ब्लड प्रेशर, टेकिपनिया, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, डिक्रीज यूरिन आउटपुट और इंक्रीज लैक्टिक एसिड, ये ऑलमोस्ट हर टाइप के जो शॉक है उसमें कॉमन है।
तो दोस्तों अब हम जाते हैं कि स्टेजेस ऑफ शॉक क्या है। तो दोस्तों ये जो शॉक है ये एकदम अचानक नहीं होता है और ये स्टेजेस में धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट है वो 3 स्टेजेस है। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है कॉम्पेंसेटेड शॉक। इसका मतलब यह है कि जब भी शॉक की शुरुआत होती है तो हमारी जो बॉडी है वो कुछ ऐसे ऐसे मैकेनिज्म्स एक्टिवेट करती है जिससे ये जो ब्लड फ्लो है या फिर ये जो परफ्यूजन है वो मेंटेन रहे। ये जो कंडीशन है इसमें ये जो साइंस है वो बहुत ही मिनिमल रहेगी और ब्लड इन्वेस्टिगेशन में भी हमें थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा, थोड़ा सा लैक्टिक एसिड बढ़ा हुआ मिल सकता है। ये है कॉम्पेंसेटेड शॉक। फिर उसके बाद आता है डीकॉम्पेंसेटेड शॉक। मतलब अभी ये जो बॉडी की जो मैकेनिज्म्स है वो ओवरव्हेलम हो जाती है, बॉडी खुद से वो परफ्यूजन मेंटेन नहीं कर सकती और यहाँ पे फिर पेशेंट को हमने अगर अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट दी तो हम उसका जो शॉक है वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसके जो ऑर्गन परफ्यूजन है वो फिर से अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो 2 कंडीशंस है इसमें जो शॉक है वो रिवर्सिबल रहता है। अगर पेशेंट का टाइमली डायग्नोसिस हो गया और उसका मैनेजमेंट हो गया तो पेशेंट शॉक से बाहर आ सकता है। लेकिन अगर पेशेंट तीसरी स्टेज में चला गया जिसे कहते हैं कि इररिवर्सिबल शॉक, मतलब यहाँ पे जो ऑर्गन डैमेज है वो होना शुरू हो जाता है और ऐसी कंडीशन से फिर पेशेंट को बाहर लाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो पेशेंट है इन्हें हमें टाइमली डायग्नोस करना और अच्छे से मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार पेशेंट इरिवर्सिबल शॉक में गया तो समझ लीजिए उसकी मौत पक्की है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो शॉक है इसे क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब ये जो शॉक है ये ब्रॉडली उसके पैथोफिजियोलॉजी के हिसाब से 4 इसमें क्लासीफाई होता है: डिस्ट्रीब्यूटिव, कार्डियोजेनिक, हाइपोवोलेमिक और ऑब्स्ट्रक्टिव। तो दोस्तों अभी हम इसके थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो दोस्तों अगर हमने मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला देखा तो उसका फॉर्मूला ऐसा है कि मीन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। ये है मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला। और हमें पता है कि पेशेंट जो शॉक में जाता है उसका बीपी कम होता है, मतलब मीन आर्टेरियल प्रेशर कम होता है। तो आइदर उसका कार्डियक आउटपुट कम होगा और या फिर सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा या दोनों कम हो सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसको हमने और ज़्यादा उसको इलेबोरेट किया। तो ये जो कार्डियक आउटपुट है ये डिपेंड रहता है हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम पे। तो फिर मीन आर्टेरियल प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, मतलब एक हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड बाहर जाता है इसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये फिर से 3 फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है। एक रहता है प्री लोड, एक रहता है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और दूसरा रहता है आफ्टर लोड। अब ये जो 3 है ये फिजियोलॉजी के कंसेप्ट्स है। प्री लोड मतलब हार्ट जब रिलैक्स रहता है तो इसमें कितना बॉडी से ब्लड आता है उसे कहते हैं प्री लोड। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब हार्ट के जो मसल्स है वो कितने फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करती है इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और आफ्टर लोड मतलब ये जो ब्लड है, ये जो बाहर जाने वाला ब्लड है उसे कितना रेजिस्टेंस आता है उसे कहते हैं आफ्टर लोड। तो दोस्तों अब ये जो फॉर्मूला है ये समझने के बाद हमें ये समझना जरूरी है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी रहती है। तो ये शॉर्ट में मैंने एक डायग्राम निकाली है। ये जो है ये हार्ट है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से हार्ट के जो आर्टरीज है वो ब्लड लेके आती है ऑर्गन्स की तरफ और फिर ऑर्गन से फिर जो वेन्स है वो अल्टीमेटली जो ब्लड है वो राइट साइड ऑफ हार्ट में लेके जाती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो शॉक है इसे कैसे फिर क्लासिफाई किया जाता है ये दोनों चीज़ों के बेसिस पे। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक मतलब क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक मतलब हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाते हैं, उनका जो टोन है वो कम हो जाता है। उसका मतलब क्या है कि सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में वो कम हो जाएगा। और ये अगर हमने यहाँ पे फॉर्मूला में डाला तो अल्टीमेटली फिर सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होने के कारण फिर मीन आर्टेरियल प्रेशर भी कम हो जाता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है इसके एग्जांपल्स क्या है? इसके जो कॉमन एग्जांपल्स है उसमें आता है पहले सेप्सिस। कोई भी इन्फेक्शन के कारण जो शॉक होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आता है। दूसरा इसका जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वो है एनाफिलेक्सिस या एनाफिलेक्टिक शॉक। इसमें भी हिस्टामिन रिलीज के कारण वेजोडाइलेटेशन होता है और पेशेंट फिर शॉक में जाता है।
अब दूसरा जो है वो है कार्डियोजेनिक, मतलब हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके कारण जो शॉक होता है वो कार्डियोजेनिक है। अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और ये इक्वेशन के हिसाब से अगर कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाएगा। तो कार्डियोजेनिक शॉक के कुछ एग्जांपल्स क्या है, जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल हार्ट अटैक पेशेंट को आ गया तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। दूसरा है कि मायोकार्डाइटिस, अगर मायोकार्डियम का कुछ इन्फेक्शन हो गया तो भी जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो सकता है। तीसरा इसका जो एग्जाम्पल है, कुछ वेल्वुलर डिसीज हो सकती है, जो हार्ट के अंदर जो वाल्व्स रहते हैं उनकी अगर प्रॉब्लम रही तो भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। फिर इसके बाद जो तीसरा और मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब दोस्तों हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या रहता है कि हार्ट आपका नॉर्मल है, आपका वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो भी नॉर्मल है, लेकिन जो ब्लड का जो टोटल वॉल्यूम है ब्लड वेसल्स में वो कम हो जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो गया तो क्या होगा कि अल्टीमेटली फिर ये जो ब्लड वापस जो हार्ट में जा रहा है वो कम हो जाएगा, मतलब प्रीलोड कम हो जाएगा। और अगर प्रीलोड कम हो गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा और अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट ही कम होगा। तो दोस्तों ये जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है इसके पीछे की जो पैथोफिजियोलॉजी है कि ये है कि प्रीलोड इसमें कम होता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके कॉमन एग्जांपल है कि डायरिया। हमें पता है कि जो कॉलरा है उसमें इतना मैसिव डायरिया होता है कि पेशेंट शॉक में जा सकता है। दूसरा, कोई भी कारण से अगर ब्लड लॉस हो रहा है, अगर पेशेंट को कुछ ट्रॉमा हुआ है या कहीं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग है तो उसके कारण भी पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिया होकर पेशेंट शॉक में जा सकता है। फिर इसके बाद जो चौथा टाइप है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। मतलब इसमें क्या है कि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है, इसमें वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी नॉर्मल है, तो इसमें कार्डियक आउटपुट जो है वो क्यों अफेक्ट होता है कि इसमें जो ब्लड फ्लो है इसको ऑब्स्ट्रक्शन है। मतलब आइदर यहाँ से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जो हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है, या फिर हार्ट से बाहर जो ब्लड आ रहा है उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो इसमें कॉमन एग्जांपल्स क्या है, अभी इधर राइट साइड का हमने एग्जांपल देखा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जब मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो राइट साइड का जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड में पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू नहीं जा सकता। दूसरा इसका जो एग्जांपल है वो है कि निमोथोरैक्स। अगर निमोथोरैक्स हो गया तो हमारी ये जो थोरेसिक कैविटी है उसमें ही इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि ये जो ब्लड है ये अंदर हार्ट के अंदर नहीं आ सकता, मतलब इसमें प्रीलोड कम हो जाता है। और तीसरा इसका जो एग्जांपल है वो है कि एओर्टिक डिसेक्शन। अगर एओर्टिक डिसेक्शन हो गया तो यहाँ से जो ब्लड बाहर जा रहा है उसको रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है और पेशेंट अल्टीमेटली शॉक में जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो अलग अलग टाइप की जो शॉक है जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं उसके बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ये शॉक के बारे में एक ओवरव्यू आ गया होगा। ये शॉक क्या है, उसकी इम्पोर्टेंट साइंस क्या है, उसके स्टेजेस क्या है, कौन सी स्टेज में हमने अगर मैनेज किया पेशेंट तो पेशेंट बच सकता है, और उसके इम्पोर्टेंट 4 जो टाइप्स है वो क्या है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।